Dear students, in this video I am going to discuss with you abnormal molar masses and Van Hoff factor। बच्चों, आप जानते हैं कि सॉल्यूट के मोलर मास को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में मोलर मासेस की वैल्यू सही नहीं आती, इनकरेक्ट आती। ऐसी वैल्यूज़ को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस। तो चलिए उन कंडीशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जिनमें मोलर मासेस की वैल्यू सही नहीं आती। एक कंडीशन है बच्चों, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में ज़्यादा होना। इससे क्या होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में इंटरेक्शन होगी और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू अफेक्टेड हो जाएंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू अगर अफेक्टेड होंगी तो कैलकुलेट करके जो आपको मोलर मास मिलेगा वो करेक्ट नहीं मिलेगा, वो एबनॉर्मल होगा। दूसरी कंडीशन है बच्चों, ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इसमें पहले एसोसिएशन का केस लेते हैं। एसोसिएशन मतलब जुड़ना। कभी कभी सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में जुड़ जाते हैं और जुड़ के एक पार्टिकल बनाते हैं, कुछ पार्टिकल्स जुड़ के एक पार्टिकल बनाते हैं। इससे क्या होगा बच्चों कि सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू कम हो जाएंगी। और एक चीज़ याद रखिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और मोलर मासेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ होना यानी मोलर मास की वैल्यू इंक्रीज़ होना। तो इस कंडीशन में जब आप मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं तो आपको मोलर मास ज़्यादा मिलेगा, है ना। एग्जाम्पल देखिए, एसिटिक एसिड इन बेंजीन। क्या होगा? एसिटिक एसिड इन बेंजीन क्या करता है? डाइमराइज होता है, यानी इसके टू मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पे डाइमराइजेशन होती है ना, एसोसिएशन हो रही है। तो क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, है ना। इस कंडीशन में भी जब आप मोलर मास की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आपको ज़्यादा मिलेगी, है ना, नॉर्मल वैल्यू नहीं मिलेगी। यानी जो वैल्यू होगी वो होगी एबनॉर्मल। दूसरी कंडीशन लेते हैं बच्चों इसी हेडिंग के अंडर में, वो है डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में डिसोसिएट हो जाते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए KCl इन वाटर और NaCl इन वाटर। अब KCl NaCl ये क्या है? आयनिक सॉलिड्स होते हैं। इनमें फॉर्मूला यूनिट्स को लेते हैं हम एज देयर पार्टिकल्स। और फॉर्मूला यूनिट क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द अपोजिटली चार्ज आयन्स। तो जब भी आप आयनिक सॉलिड्स को डिज़ोल्व करते हैं कुछ सॉल्वेंट में, है ना, जैसे वाटर है, तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे? डिसोशिएट होंगे। यानी उनका एक पार्टिकल क्या दे रहा है आपको? ज़्यादा पार्टिकल्स दे रहे हैं, है ना। कैसे दे रहा है? डिसोशिएट होकर दे रहा है। जैसे यहाँ पे NaCl जो है एक फॉर्मूला यूनिट है जिसको हम एक पार्टिकल मान रहे हैं, वो दो पार्टिकल दे रहा है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ऐसे ही KCl जो है इट विल ऑल्सो डिसोशिएट टू गिव टू पार्टिकल्स, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब डिसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बढ़ रही है। और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मासेस। इट मीन्स यहाँ पर मोलर मास की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये कंडीशंस थी, ये दो कंडीशंस जिनमें जो मोलर मासेस की वैल्यू आपको मिलती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से वो सही नहीं मिलती। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है बच्चों? देखिए, ये एक फैक्टर है जिसको 1886 में वेंट हॉफ नाम के एक साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। ये फैक्टर हमें बताता है बच्चों एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, है ना। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि कभी कभी सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में एसोसिएट या डिसोसिएट कर जाते हैं, जिसके कारण जो मोलर मास की वैल्यू हमें मिलती है कैलकुलेट करके वो सही नहीं मिलती। तो यानी
हमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन को कंसिडर करना पड़ेगा वाइल कैलकुलेटिंग द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसी चीज़ को सोचते हुए वेंट हॉफ ने एक फैक्टर दिया जिसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं, और इस फैक्टर को हम बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। इस फैक्टर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो इक्वेशंस होती हैं उनमें इंट्रोड्यूस किया गया है ना, सो दैट वी कैन गेट करेक्ट वैल्यू ऑफ मोलर मासेस। तो चलिए पहले समझते हैं कि फैक्टर है क्या, है ना। तो ये होता क्या है बच्चों, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट टू द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। आप इसको इस तरह से दे सकते हैं, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, और इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ये है आयोटा। आयोटा क्या है? सिंपली रेशियो है ना। नॉर्मल मोलर मास जो नॉर्मल होता है, जो करेक्ट मोलर मास होता है, ठीक है, टू द एबनॉर्मल मोलर मास, यानी जो आपको मिल रहा है कैलकुलेट करके, लेकिन जो क्या है, गलत है, रॉन्ग है ना, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जो सही नहीं है, ठीक है। तो ये जो रेशियो है इसको हम बोलते हैं आयोटा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मासेस से, तो आप आयोटा को इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आयोटा इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू, है ना। ये देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व्ड मोलर मास नीचे था, तो यहाँ ऊपर है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, ऊपर, और नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे इन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आयोटा कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए अब है बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन एंड वेंट हॉफ फैक्टर। ये रिलेशनशिप, ये दो फॉर्मूलाज दिए गए हैं। अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं वो कैसे आते हैं उसको हम पीछे पढ़ेंगे, है ना। तो ये फॉर्मूलाज हैं क्या, ध्यान से देखिए। यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आयोटा क्या है आपके पास, वेंट ऑफ फैक्टर, है ना। तो आयोटा -1 अपॉन m-1, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है? ये रिलेशनशिप है बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर। और एक ये फॉर्मूला है, ये क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे अल्फा डिनोट करें डिग्री ऑफ एसोसिएशन, है ना, आयोटा वेंट ऑफ फैक्टर। तो ये फॉर्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल टू आयोटा -1 अपॉन 1 अपॉन n-1, है ना। तो ये फॉर्मूला और ये जो फॉर्मूला है ये क्या फॉर्मूलाज हैं, इसको हम डिटेल में पीछे डिस्कस करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, पहले रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, रेशो है ये किस किस का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट टेकन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सपोज कर लीजिए, हम डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिए। सपोज कर लीजिए कि m आइंस आर गिवन बाय अ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। एक सॉल्यूट का जो पार्टिकल है वो m आइंस देता है डिसोसिएट होके, ठीक है। तो मान लीजिए कि अल्फ़ा जो है वो डिनोट कर रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए, ठीक है। तो अब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन, कितने मोल्स ऑफ आइंस बने होंगे डिसोसिएट होके, उसको आप कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 1 रखिए, इसकी जगह जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि आपने 1 मोल के लिए ले रहे हैं तो 1 मोल, और ये क्या चीज़ है, अल्फ़ा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस, कितने मोल्स जो हैं सब्सटेंस के डिसोसिएट हुए होंगे, वो क्या है बच्चों, अल्फ़ा मोल्स डिसोसिएट होंगे। क्योंकि एक जो पार्टिकल है वो m आइंस दे रहा है ना, एक पार्टिकल डिसोसिएट होके m आइंस दे रहा है, यानी 1 मोल जो पार्टिकल्स होंगे वो डिसोसिएट होके m मोल्स ऑफ आइंस देंगे। तो जो नए पार्टिकल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएट होने के बाद, है ना, तो कितने बनेंगे, m इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या हुए, अल्फ़ा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड, ये इतने मोल्स डिसोसिएट हुए। अगर 1 मोल डिसोसिएट होके m मोल्स आइंस दे रहा है तो अल्फ़ा मोल्स कितना देगा, तो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन होगा m अल्फ़ा,
ठीक है। अब अल्फ़ा जो थे वो तो मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिसोशिएट हुए थे, तो पीछे कितने बचे, 1 माइनस अल्फ़ा, है ना। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए आफ्टर डिसोसिएशन, वो होगा बच्चों, ये इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब जितने डिसोशिएट होके आपको मिले और जितने अनडिसोशिएटेड हैं तो ये मिल गया, है ना। अब आयोटा क्या होता है, पीछे देखा था आपने, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। एक मिनट दोबारा देखेंगे इसको। आयोटा क्या है, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ, ऑब्जर्व मतलब जो नए बने हैं, तो जो ऑब्जर्व आपको मिला है ऑब्जर्व आफ्टर डिसोसिएशन ये इतने हैं, वो अनडिसोशिएटेड, और जो नए बने हैं डिसोशिएट होके तो वो क्या हो गए, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स। नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे पहले, जो आपने बिगनिंग में लिया था, आपने अल्फ़ा को, अल्फ़ा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो किसके लिए लिया है, 1 मोल के लिए। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट जो थे, नॉर्मल नंबर ऑफ, वो कितने थे, 1, तो उसकी जगह 1 लिख दिया। तो अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अल्फ़ा के लिए और आपको ये मिल जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 एम माइनस 1। ये फॉर्मूला है जो हम पिछली स्लाइड में देख रहे थे। तो यहाँ पर m क्या है, m क्या है बच्चों, नंबर ऑफ आयन्स विच आर गिवन बाय 1 पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूट व्हेन इट गेट्स डिसोशिएटेड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे एसोसिएशन पे, है ना। देखिए अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वेन टॉप फैक्टर। तो जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा था हमने पीछे, वैसे ही क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस टेकन, ये है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब मान लेते हैं कि हमारे पास n मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होके 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, n मॉलिक्यूल एसोसिएट होके 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यानी n मोल्स ऑफ पार्टिकल एसोसिएट होके 1 मोल ऑफ न्यू पार्टिकल बनाएंगे। इसको ध्यान रखेंगे, अभी इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स विच अंडरगो एसोसिएशन। क्योंकि आप अल्फ़ा को ले रहे हैं फॉर 1 मोल, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसकी जगह हटा के जब 1 रखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट एसोसिएट, कितने मोल्स सल्यूट के एसोसिएट हुए, है ना, वो कितने हुए, अल्फ़ा, अल्फ़ा मोल्स जो है वो क्या होंगे, एसोसिएट हुए। ठीक है, तो अब देखेंगे नेक्स्ट, क्योंकि अल्फ़ा मोल्स जो है वो एसोसिएट हुए हैं तो नए पार्टिकल कितने बने होंगे, ध्यान से समझिए। हम फिर दोबारा पीछे की तरफ जाएंगे थोड़ा सा। मैंने आपको कहा था कि n मोल्स जो हैं एसोसिएट होकर 1 मोल बना रहे हैं, है ना। तो जो 1 मोल होगा एसोसिएट होकर कितना मोल बनाएगा, 1/n। और जो अल्फ़ा मोल्स यहाँ पे, अगर इसको हटाएं यहाँ पे 1 लिखें, ये अल्फ़ा हो रहा था नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड, तो अल्फ़ा मोल्स जो है वो एसोसिएट होकर बनाएंगे α/n। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है, α/n, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होगा α/n। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब आगे देखेंगे थोड़ा, चलिए अल्फ़ा तो ऐसे नंबर ऑफ मोल्स थे जो क्या हुए, एसोसिएट हुए, तो अब अनएसोसिएटेड कितने बचे होंगे, 1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि टोटल तो हमने 1 मोल लिया था, है ना। और अब नए आफ्टर एसोसिएशन जो है वो कितने पार्टिकल्स हैं, जो नए पार्टिकल बने वो तो α/n, और जो बचे हुए थे अनएसोसिएटेड वो थे 1 माइनस अल्फ़ा। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट जो है आफ्टर एसोसिएशन हो जाएगा α/n प्लस 1 माइनस अल्फ़ा। अब देखिए आयोटा क्या होता है, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स तो ये इसको ऊपर रखिए, और नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स क्या था, 1, जो आपने कंसिडर किया था कि 1 मोल अल्फ़ा 1 मोल के लिए ले रहे हैं, है ना। तो आप 1 रखिए और फिर इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए अल्फ़ा के लिए, एंड यू विल गेट अल्फ़ा इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1/n में जो n है वो क्या है, ये देखिए यहाँ पे जितने पार्टिकल एसोसिएट होके एक पार्टिकल बना रहे हैं, जितने पार्टिकल एसोसिएट होके एक पार्टिकल बना रहे हैं। ठीक है, देखिए
पीछे मैंने आपको तो ये बताना भूल गया था कि क्या है ये, ऊपर क्या है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नीचे क्या है नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। आयोटा तो वही होता है, तो उसको लेके हमने इस कैलकुलेशन को किया था आगे, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला। अब देखिए आयोटा को जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की इक्वेशंस में, तो आपको कुछ इस तरह की इक्वेशंस देखने के लिए मिलती हैं, और इन इक्वेशंस से जब आप कैलकुलेट करते हैं मोलर मास को तो वो आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं बच्चों, वैन टॉप फैक्टर के ऊपर बेस्ड। न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन 2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या है, सल्यूट है, याद रखिए यहाँ पे, इसका मोलर मास भी आपको गिवन है, वॉज डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। एज्यूमिंग दैट सोडियम सल्फेट अंडरगोज कंप्लीट आयोनाइजेशन, मतलब पूरी तरह से टूट जाता है, और केवी भी आपको यहाँ पे गिवन है सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, आपने यहाँ पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे हमें क्या क्या दिया है, आपको सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, केवी भी गिवन है, और एक और चीज़ दी हुई है कि सॉल्यूट पूरी तरह से डिसोशिएट होता है, तो यहाँ पर 2 + 1 3 पार्टिकल, यानी आयोटा कितना होगा 3। तो फॉर्मूला लगा दीजिए एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का, है ना। ये फॉर्मूला होता है आयोटा इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000/mb इंटू डब्ल्यू ए। जितनी वैल्यूज़ आपको ऊपर गिवन है सब पुट कर दीजिए और आपको डेल्टा टी भी मिल जाएगा। क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है और आप जानते हैं कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373, है ना। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है 373, और आप जानते हैं कि डेल्टा टी बी क्या चीज़ होती है, डेल्टा टी बी, ठीक है, इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, है ना। तो ये आपके पास कैलकुलेट हो गया 0.43 इज इक्वल टू, आपने सॉल्यूशन का निकालना है ना, तो ये टी बी माइनस 73। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि आप 373 को वहाँ ले जाएंगे, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे, इसीलिए आपका जो न्यूमेरिकल है उसमें आप ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे ऐड हो गए, ऐड हो गए, ठीक है, और 373.439 जो है वो आपका आंसर आया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक और न्यूमेरिकल है, इसमें 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का भी आपको मास दिया है। शोज द डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपको दिया हुआ है डेल्टा टी एफ मोल, ठीक है, डिप्रेशन कांस्टेंट जो है वो भी आपको गिवन है। व्हाट इज़ द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ़ इट डाइमराइजेज इन द सॉल्यूशन, बताइए अगर इस सॉल्यूशन में डाइमराइज होता है तो इसका क्या निकालना है आपने, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकालना है। तो इस न्यूमेरिकल में क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे आप जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है ना, उसकी हेल्प से पहले मोलर मास निकाल लीजिए। फॉर्मूला ये है, जितनी भी वैल्यू यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में वो आप पुट कर देंगे और इससे निकालेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब सॉल्यूट आपके पास क्या है, बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड का आप आराम से मोलर मास निकाल सकते हैं, है ना। 122 ग्राम पर मोल, आपको पता होता है कार्बन का कितना, हाइड्रोजन का कितना, ऑक्सीजन का कितना है, मोलर मास सबको पुट करके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए 122। अब ये नॉर्मल मोलर मास है, और वो जो ऊपर आपको कैलकुलेट करके मिला है, क्योंकि फॉर्मूले में आपने आयोटा नहीं डाला, वो एबनॉर्मल है, तो आयोटा की वैल्यू जो है नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, है ना, इससे आपको मिल जाती है 0.504। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो बेंजोइक एसिड है वो डाइमराइज हो रहा है, यानी 2 पार्टिकल्स जुड़ के एक पार्टिकल बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो n है वो कितना आ जाएगा, n विल बी इक्वल टू 2, है ना। तो n की जगह 2 पुट कर दीजिए, आयोटा की वैल्यू आपको मिल चुकी है ऊपर से, बस इन दोनों को फॉर्मूले में पुट करिए, यू विल गेट अल्फा इज इक्वल टू 0.992।
अब जब पीछे मैंने कैलकुलेशन आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करके बताए थे, वहाँ पे बताया था अल्फ़ा 1 मोल के लिए होता है ना। तो क्योंकि आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो ये जो 0.992 जो है ये 1 मोल के लिए है। परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100, तो आप जब आउट ऑफ 100 करेंगे तो मल्टीप्लाई दिस बाय 100, यू विल गेट 99.2। तो 99.2 क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की परसेंटेज है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो कितना है, 99.2 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू।